तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नई यूट्यूब चैनल गोल्डन आवर विद ग्रो। तो हम पढ़ रहे थे साइंस क्लास 10 की हिंदी मीडियम, और हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो इंट्रो कैसा रहा, आपको जैसा लगा उस प्रकार से आप हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक का पहला पाठ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया से पहले अभिक्रिया आएगी, और अभिक्रिया को समझने के लिए आपको समझना होगा अभिक्रिया के प्रकार। उसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर अभिक्रिया के समीकरण पढ़ेंगे, और समीकरण के बाद में हम उनको संबोधित करना सीखेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं समीकरण। समीकरण से क्वेश्चन आते हैं आपके, समीकरण संतुलित करना आना चाहिए आपको, वो मैं आगे सिखा दूंगा। तो हम थोड़ी शुरुआत कर सकते हैं। ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिस्ट्री एंड रसायन शास्त्र का। और रसायनिक शास्त्र के अंदर जैसे आपको समझना होता है कि सब चीजों के अंदर आपके सबसे इंपॉर्टेंट है तत्व, आवर्त सारणी के तत्व। आवर्त सारणी के तत्वों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, और जितनी अच्छी जानकारी आपको उसके बारे में होगी उतना ही अच्छा है। कुल मिला के आपको 20 तक तत्व याद करने पड़ेंगे। 20 तक तत्व उनके क्रम अनुसार याद करने हैं, जैसे हाइड्रोजन पहला, हीलियम दूसरा, इस प्रकार से आपको क्रम वाइज याद करने हैं, उनके क्रमांक पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। आज हम साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपके लिए अच्छे सा पोस्टर लेके आया हूँ, देख लो आप कि किस प्रकार से केमिस्ट्री में काम होता है। केमिस्ट्री में ये सारी चीजें होती है आपके उपयोग में, ठीक है ना। इनको यूज करना, और ये सब आपको जब आप आगे जाके साइंस लोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा ऐसा, ठीक है ना। आज हम आपका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि हमें इसके शब्द ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। अभिक्रिया का मतलब क्या है? अभिक्रिया, ये अभिक्रिया क्या होती है? साइंस में कोई भी अभिक्रिया जब होती है तो उसके होने के दो तरीके होते हैं, यानी कि हम उसे दो विशेष रूप से पढ़ते हैं। एक होती है रासायनिक, एक होती है भौतिक। भौतिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, उसके पदार्थ के गुणों में, संगठनों में कोई भी फर्क नहीं आता है, यानी कि उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। इसीलिए हम भौतिक अभिक्रिया जो होती है उसको हम वापस रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की रासायनिक संगठन के ऊपर क्या आता है? परिवर्तन आता है। इसीलिए हम उसको वापस उल्टा नहीं कर सकते। तो अभिक्रिया, जिसको अपन दो भागों में बांटते हैं, पहली है भौतिक अभिक्रिया, यानी कि प्राकृतिक इनके भौतिक गुणों में परिवर्तन, और दूसरी क्या होती है? रासायनिक। जब भौतिक गुणों में परिवर्तन होते हैं तो भौतिक गुण होते क्या है? भौतिक गुणों को हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे उसका रंग हो गया, उसका आकार हो गया, ये सभी चीजें रासायनिक परिवर्तन में आती है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में उसकी अवस्थाएं आती है। तो हम पदार्थ की तीन अवस्थाएं विशेष रूप से पढ़ते हैं। तीन अवस्थाएं पदार्थ की होती है। कौन कौन सी होती है आपकी? पहली होती है, पहली अवस्था होती है उसकी ठोस, दूसरी अवस्था उसकी होती है द्रव, और तीसरी क्या होती है? गैस। क्या होती है? गैस। इन तीनों अवस्थाओं के सिंबल आपको पता होने चाहिए। ठोस को हम सॉलिड बोलते हैं, द्रव को हम लिक्विड बोलते हैं, और गैस को हम जिसे यानी गैस से ही डिनोट करते हैं। क्योंकि आपको जब अभिक्रिया लिखनी होगी तो आपको उनके साथ में उनकी अवस्था को भी लिखना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूं आपको किस प्रकार से भौतिक अभिक्रिया काम करती है। अब जब हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि पदार्थ की जो ये भौतिक अवस्थाएं हैं इनमें परिवर्तन कैसे होता है। एक उदाहरण से अपन समझते हैं, जैसे पानी है। जब मैं पानी को
पानी है मेरे पास में, पानी किस रूप में होता है वो पता होगा। नहीं, पानी नहीं लेते, सबसे पहले अपन लेते हैं इसका बर्फ। हमारे पास में क्या है, आइस क्यूब्स है बहुत सारे, बर्फ के टुकड़े। एक बीकर के अंदर हमने एक पात्र के अंदर हमने इसको रखा हुआ है। हम जब इसको रखते हैं तो कुछ समय बाद हम देखते हैं इसको थोड़ा गर्म करते हैं। तो गर्म करने पे क्या होता है, इसके अंदर गर्म करने पर इसमें क्या होता है, आपको दिखता है कि बर्फ पिघल के पानी बन जाता है। क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। और पानी कौन सी अवस्था होती है आपको पता होगा। पानी को हम बोलते हैं इसकी लिक्विड फॉर्म। ये होती है इसकी सॉलिड फॉर्म, उस अवस्था में होता है जब उनके कण जो होते हैं ना, पार्टिकुलर कण, वो बहुत पास पास होते हैं। और थर्ड जब हम आगे देखते हैं तो थर्ड अवस्था कैसी बन जाती है, जब ज्यादा गर्म कर देंगे हम इसको तो आप देखते हो कि पानी वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। वाष्प समझते हो ना, वाष्प का मतलब होता है स्टीम के अंदर। और जब स्टीम में बदलेगा तो वो वातावरण के अंदर जाके घुल जाएगा और वातावरण के अंदर वो घूमता रहेगा। और जब कभी भी इस प्रोसेस को हम उल्टा करेंगे, जैसे हम जैसे गर्म कर रहे हैं, हम उसको उल्टा कर देते हैं, ठंडा करना शुरू करते हैं। तो ठंडा करने में क्या होगा, वो वाष्प वापस जल में बदल जाएगी और जल को ठंडा करने पर वापस वो ठोस में बदल जाएगी। ये प्रक्रिया हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं। आपको डेली लाइफ में अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो कभी कभार जब आप ठंडे पानी की गिलास लेते हो तो उस गिलास के चारों ओर आपको पानी जमा हुआ दिखाई देता है। वो पानी कहाँ से आया, वो पानी वही पानी है जो वातावरण के अंदर यानी कि हमारे हवा के अंदर जो वाष्प घुली हुई है, वो वाष्प जब ठंडी सतह के आसपास होती है तो वो संघनित होकर के किसमें मिल जाती है, वापस जल के अंदर। और इसकी इसकी अभिक्रिया को आप वहां पर देख सकते हो, इस अवस्था परिवर्तन। तो ये रही भौतिक अवस्थाओं में कुछ परिवर्तन। इनके बारे में अगर आपको पता होगा तो आपको अभिक्रिया समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक, क्या, दो या दो से अधिक अभिकार को अभिकार को मिलाने पर तीसरा उत्पाद के रूप में प्राप्त होने की क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नोट्स आप चाहो तो रोक रोक के स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हो या साथ साथ लिख सकते हो। जैसे दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाने पर तीसरा उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पदार्थ के कुछ चीजों में परिवर्तन होता है। उन चीजों के बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे उसकी अवस्था परिवर्तन हो सकता है, दोनों भी पॉसिबल है। सेकंड चीज क्या होती है, उसका रंग। थर्ड होती है उसकी आकार। और फोर्थ होती है उसकी ऊष्मा। एक और लिख सकते हैं अपन, उससे कुछ गैसें भी बाहर निकलती है, गैसों का निकलना। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आगे चलो। रासायनिक अभिक्रिया के करने के बाद जो हमें उत्पाद मिलता है, सबसे पहले समझते हैं ये अभिकारक और उत्पाद है क्या। अभिकारक का मतलब होता है, सबसे पहले अपन देखते हैं अभिकारक। एक होता है उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद ज्यादा कोई भारी बात नहीं है, बहुत इजी है। तो अभिकारक अभिक्रिया के होने से पहले जब हम जिन पदार्थों का यूज करते हैं उन्हें हम अभिकारक बोलते हैं। हर रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पहले आते हैं। तो अभिक्रिया इनके बारे में देख सकते हो आप, जैसे अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या होते हैं, आपके अभिकारक होते हैं। और अभिक्रिया में बनने वाली चीज यानी कि बनने वाला पदार्थ, अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ क्या होता है, उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद। समझ में आ गया। जैसे मैं अभिक्रिया लिखता हूं यहां पर, उदाहरण के लिए क्या है आपके पास में, जैसे मैं लिखता हूं, हम मिलाते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन, और जब हम मिलाते हैं किसको, ऑक्सीजन को, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिलाने से क्या बनता है आपके पास में, पानी बनता है, पानी। ठीक है, पानी बनता है। इन दोनों को मिलाने से हमें पानी मिलता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा पहले कुछ ना कुछ हमने मिलाया है। जो मिलाया है वो क्या होते हैं, आपके अभिकारक। ये दोनों क्या है, अभिकारक। और जो बना है वो हमारा क्या है, उत्पाद। क्या है, उत्पाद। आपको समझ में आ रहा होगा, क्या है आपका उत्पाद। और कोई समस्या होती है समझने में, याद नहीं रहता है कि भाई अभिकारक कौन सा, उत्पाद कौन सा, एग्जाम में आपको बोल देते हैं कि बताओ अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारक कौन से। तो आपको याद रखना है कि ऐसे नार में पहले आता है और ऊ बाद में आता है। तो पहले आता है वो पहले आएगा, यानी कि पहले आने वाले अभिकारक, और बाद में बनने वाला उत्पाद। इसके एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप देखो तो आपको याद रहेगा इसे, जिसको उतार नहीं उतार सकता है। अब अपन देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। हमारे दैनिक जीवन में होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। एक चीज ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया में जब उसके संगठन या उनके गुणों में जो परिवर्तन होते हैं, उनके होने के कारण हम उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं रिवर्स नहीं होती, ये होती है अनरिवर्सेबल। यानी इनको वापस उत्पाद के जो अभिकारक थे उनके रूप में बदलना पॉसिबल नहीं है। जैसा भौतिक अभिक्रिया में हो रहा था, आपने देखा था कि वापस हमने पानी को बर्फ और बर्फ से पानी बना दिया था, लेकिन यहाँ पर एक बार हो गई तो उसके बाद वापस उसके संगठनों को वापस लाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखना, आप समझ जाओगे। पहला एग्जाम्पल देखो आप, दूध का दही बनना। दूध से दही बनना। जब दूध से दही बन जाता है तो दही से दूध वापस नहीं बन सकता। ठीक है। दूसरा है लोहे पर जंग लगना। ये कॉमन है, जो एग्जाम में आपके आते हैं। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग कब लगता है,
जब हम उसे खुले में रख देते हैं, या आप देखते हो घरों के अंदर आपके आसपास जहाँ पर लोहे पे जंग लग रहा होता है कि वो हवा में खुला पड़ा होता है या किसी पानी के कांटेक्ट में होता है। अब आप पूछोगे सर हवा में पानी होता है, मैंने कह दिया आपको वास्तव रूप में होता है। इसी कारण से हवा में पड़े हुए लोहे पर भी जंग लग जाता है जब आर्द्रता बढ़ जाती है पानी। तीसरा होता है सब्जी का खराब होना। सब्जी का खराब होना, रात की या 2 दिन पुरानी सब्जी बदबू मारने लग जाती है, खराब हो जाती है, हम उसे फेंक देते हैं। तो सब्जी का खराब होना भी क्या है, एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। और आप इजी देखो तो कागज का जलना, कागज का जलना, कागज जलता है तो आपने देखा होगा कि कागज के जलने के बाद वापस जब उसकी राख बन जाती है, उस राख से हम कागज नहीं बना सकते वापस, क्योंकि कागज जल चुका है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण है अभिक्रियाएं, जो रासायनिक अभिक्रिया है, हम जो पढ़ेंगे इनको भी लेंगे थोड़ी बहुत को, जैसे कि आपके लोहे के जंग लगने वाले आपके काम आएगी आगे। इसके अलावा कुछ अभिक्रियाएं और है, वो भी हम लेंगे। तो आपको उतारना है तो आप उतार लो। अब हम देखते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। एक रासायनिक अभिक्रिया आपको दिखाता हूँ उदाहरण के लिए, क्या है आपके लिए, उदाहरण के लिए दिखाता हूँ मैं आपको। उदाहरण के लिए दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे हाइड्रोजन सबसे इजी है, याद रहती है आपको। हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, पानी मिलता है। ये सबसे इजी है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए रासायनिक सूत्र होते हैं या रासायनिक ढंग होता है, हमें उस वैज्ञानिक ढंग से ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो इन बातों को कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो उनको लिखने के लिए हम कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल करता हूँ, कुछ प्रतीक आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत लिखवा देता हूँ मैं। जैसे कलर वाला ये लिखते हैं आप। जैसे रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, H2 से लिखते हैं, इसे हाइड्रोजन को। और ऑक्सीजन को अपन किससे लिखते हैं, O2 से। और अपन लिखते हैं जैसे कार्बन, वो भी काम आता है, कार्बन C से लिखते हैं। नाइट्रोजन उसको भी अपन N2, यानी कि नाइट्रोजन को भी N2 से लिखते हैं। और क्लोरीन Cl, क्लोरीन। ये कुछ आपके काम के हैं जो आपके बार बार आगे एग्जाम्पल्स में आपको देखने को मिलेंगे। एक और लिखाता हूँ, जैसे अफी। अफी लोहे को बोलते हैं, इसको अपन लोहे का जो साइंस में जो नेम है, साइंटिफिक नेम है, उसको अपन फेरिक बोलते हैं, यानी कि फेरस से अपन इसको डिनोट करते हैं, इसलिए इसका वर्ड अफी उठाया, यानी कि आई। इसे बोलते हैं लोहा या फेरस। ये आपके कुछ काम के हैं। अब आपको इसमें देख करके कुछ समस्या आ रही होगी कि भाई किसी में तो मैं सी लिख रहा हूँ, किसी में H2, किसी में N2, किसी में O2, किसी में Fe लिख दिया। ये समस्या सबके आती है। इसको देखकर ही हम रासायनिक अभिक्रिया से डर जाते हैं। डरना नहीं है, ध्यान रखना, ये H2, O2, ये N2, ये क्या है, प्राकृतिक अवस्था है। गैसें जो होती है ना, गैसें बॉन्ड के रूप में दौड़ती रहती है सब तरफ। ये कभी भी हमें मुक्त रूप में नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन गैस जो है हमें कभी भी मुक्त रूप से वातावरण के अंदर घूमती हुई नहीं मिलेगी। सिंगल ऑक्सीजन, ना तो सिंगल हाइड्रोजन मिलती है, ना ही सिंगल नाइट्रोजन मिलती है। हमें इनको अलग कर सकते हैं, अलग करने की विधियां होती है, लेकिन ये हमें प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते। इसीलिए हम इनको सीधा ऐसे ही उपयोग करते हैं, N2, H2, O2। इसलिए आपको जब भी अभिक्रिया होगी तो आपको यहाँ पर H2, N2 और O2 सीधा दिख जाएगा। जैसे मैं अभी इसको करता हूँ, देखना आप, जैसे H2 था,
तो हाइड्रोजन को अपन क्या बोलेंगे, H2। ऑक्सीजन को अपन बोलेंगे O2। और पानी जो बनेगा, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। क्या बन गया, पानी। अब हमें कुछ चीजें लिखनी थी, इसकी अवस्थाएं जो हमने नहीं लिखी, हमें काम करते अवस्थाएं भी लिख देते हैं, क्योंकि हर अभिक्रिया के साथ में क्या लिखनी होती है, उसकी अवस्था। जैसे ये गैसीय अवस्था के अंदर है, सीधी लिख देता हूँ बस में। जैसे हाइड्रोजन क्या है, ये गैस में है, गैस होती है। और ऑक्सीजन ये भी गैस में है। इससे क्या बन रहा है आपका उत्पाद, उत्पाद क्या बनेगा आपका H2O, पानी। और पानी कैसा होता है, लिक्विड में। इस तरह से आपको डिनोट करनी है। अब आपको लग रहा होगा एक समस्या और आने वाली है कि भाई यहाँ पर तो H2 था, तो भाई यहाँ पर H2 आ गया, यहाँ पर O2 था, तो यहाँ पर O कैसे आया, O2 क्यों नहीं आया, O2 आना चाहिए था। ये O2 क्यों नहीं आया, इसका हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि आपके समीकरणों को संतुलित करना, समीकरणों के उन अंकों का मान लिखना, वो आगे सिखाऊंगा मैं, अभी है नहीं। पर आपको याद रखना है कि इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। अभी कर सकता हूँ संतुलित, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। इसलिए मैं आगे ही उसको व्यवस्थित करूंगा। तो आपको समझ में आया होगा, इसको उतार लो। एक नोट लिखना आप, नोट में क्या लिखोगे, नोट के अंदर लिखना है आपको कि जलीय वियोजन को लिखने के लिए हम AQ का उपयोग करते हैं। जो हमने तीन अवस्था लिखी थी ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस तरह से एक और होती है, उसको बोलते हैं एक्वस। और वो एक्वस अवस्था जो होती है उसको बोलते हैं जलीय विलयन। यानी किसी चीज को हमने जल में घोला हुआ है पहले से, जैसे पानी के अंदर मिट्टी घोल दी, ठीक है। अब वो एक अपने आप में तो एक पदार्थ ही है ना, पानी में नमक घोल दिया, मिट्टी घोल, कुछ भी घोल दिया, लेकिन उस पदार्थ के अंदर भी तो कुछ मिला हुआ है, तो उसको अपन एक साथ बोलने के लिए हम बोलते हैं एक्वस, जलीय विलयन, ठीक है ना। तो जलीय विलयन को हम किससे देखेंगे, हम AQ से लिखेंगे, AQ से लिखते हैं, ठीक है ना, याद रखना। अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। अब हमने मोटा मोटे तौर पर देख लिया है रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होंगे, उनके गुण क्या होते हैं, उनके अंदर आगे क्या परिवर्तन आएंगे। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या। एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, उसको हम संतुलित भी करेंगे बाद में, संतुलित करने का नियम पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, सबसे बहुत ही फेमस अभिक्रिया के लिए, उदाहरण के लिए इसको याद रखना है कि एग्जाम में बार बार वो आती है, ठीक है। क्या है वो, जब हम मैग्नीशियम के रिबन को, ये रिबन या रिबन बोलते तो बोलो, रिबन को जलाते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम जलाते हैं उसको, उपस्थिति में दहन कराते हैं, चलाने के लिए अच्छा वर्ड है दहन, दहन कराते हैं, तो क्या होता है, उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, उत्पाद समझ गए ना, लास्ट में जो बनता है, जो उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। थोड़ी सी राइटिंग ऐसी ही है, आप थोड़ा एडजस्ट कर देना, राइटिंग थोड़ी अजीब है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे हमने उसको, उसका जो मेन ढंग है ना लिखने का, उस ढंग में देखिए हम उसको लिखते हैं।
रासायनिक तरीके से सूत्र विधि से लिखते हैं। क्या करके मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अभिकारक है आपका पहला। दूसरा अभिकारक क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन जला रहे हैं ना अपन, उसको ऑक्सीजन जलाने पे हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है मात्रा वगैरह की, तो आप देख लेना, क्योंकि साइंस है, हिंदी नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी ये उस रंग से नहीं जैसे किताब में दिया गया है। चलो किताब वाला करते हैं। मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg से, क्योंकि मैंने आपको कहा था, याद रखना आपको वो 20 तक आवर्त सारणी के एलिमेंट यानी तत्व याद करने ही पड़ेंगे। Mg किस अवस्था में होता है? आपका सॉलिड में। ठीक है, रिबिन है, ठीक है ना, रिबन प्लस दूसरा क्या? ऑक्सीजन। मैंने कहा था ऑक्सीजन में तो आपको किस रूप में मिलेगी प्रकृति में? O2। ये क्या होती है? गैस, और इससे क्या बन रहा होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो मैं सीधा यही पे बना देता हूँ, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा लिखने से कोई मतलब नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? MgO। क्या होता है? MgO। MgO किस रूप में बनता है? ये राख होती है, राख बन जाती है जलने के बाद। जो राख बचती है उसको बोलते हैं, इसको अपन किसमें बोलेंगे? इसको भी सॉलिड में बोलेंगे। ठीक है ना, इसको आप उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर भी कुछ समस्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन हो गया, फिर से समस्या वही आ गई। तो हम उस समस्या को सोल्व ही कर देते हैं नेक्स्ट पेज पर। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि। क्या होता है संतुलित? आपको फालतू का कोई भी नियम नहीं पढ़ना है, जो मैं बताता हूँ वैसे वैसे आपको करते जाना है, आपको इजी रहेगा अगर समझने में। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ये तो समझ में आ गया, संतुलित करना, संतुलित भी कर लेंगे, लेकिन संतुलित क्यों करेंगे? समझ, सवाल तो ये होता है ना, संतुलित क्यों करना है हमें? बिना संतुलित करे काम नहीं चल रहा था क्या? बिना संतुलित करे काम नहीं चल रहा था, तभी तो हम संतुलित करेंगे। एक नियम होता है साइंस में, वो नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसे बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मास लो। ठीक है ना, उस नियम के तहत ना तो प्रकृति में कभी किसी द्रव्यमान को हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसे हम विनाश यानी समाप्त कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, और इसी तरह से सारे संरक्षण के नियम काम करते। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया, और भी नियम आते आते हैं। तो ये जो नियम है यहाँ पर लगता है। हमने देखा था शुरू में 2 ऑक्सीजन के अणु थे, और बाद में जाकर के वो 1 हो गया। ऐसा नहीं चलेगा, हमें उसको 2 करना पड़ेगा, इसीलिए हमें संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। वापस में आपके लिए वो हाइड्रोजन वाली अभिक्रिया लेता हूँ, पानी वाली। अब सीधे लिखूं मैं आपके लिए, सीधे लिखूं तो समझ में आएगा आपको। कलर चेंज करते हैं थोड़ा बहुत अपन अभिक्रिया लिखने के लिए, जैसे अपन लेते हैं व्हाइट कलर, देखते हैं H2 क्या है आपके गैस अवस्था में, फिर O2 ऑक्सीजन है, ये भी गैस अवस्था में। समझ में आ रहा होगा क्योंकि H2O2 की ये प्रकृति में हमें ऐसे ही मिल रही है। अब क्या बनता है उत्पाद इनसे, कि हमारे क्या अधिकारक है, इनसे हमें उत्पाद मिलता है H2O। क्या मिलता है? H2O, और ये किस अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में। ठीक है, अब आपको संतुलित करना सीधा सिखा रहा हूं मैं आपको, सीधा सीधी ट्रिक। ठीक है ना, फालतू में एक नियम और होता है, इसमें पहले वो लिखते हैं H2O2, उसके बाद में उनको संतुलित करते हैं, इसमें 4 है इसमें 2 है, इतना आपने जब नहीं करना, याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे पूरा पाठ पढ़ने के बाद। सीधी ट्रिक देखो, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्राई। ठीक है ना, सीधा हिट करना है। जैसे यहाँ पर देखो H2, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो आगे भी देखो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, यहाँ पर कितने हैं?
एक, हमें इसको 2 करना पड़ेगा। एक को किससे गुणा करेंगे 2 हो जाए, तो हम इसको 2 से ही गुणा कर देंगे। आया समझ में? ठीक है, हो गए संतुलित? नहीं होंगे, अभी भी कुछ बाकी है, क्योंकि हमने जो 2 इसमें बढ़ाया, 2 तो ऑक्सीजन हमने यहाँ पर कर दिए, लेकिन देखना 2 ऑक्सीजन करने के साथ साथ हाइड्रोजन को भी यहाँ पर 2 कर दिया हुआ, तो ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमें वापस हाइड्रोजन को 2 करना 4 करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन के भी यहाँ पर हमें 2 आगे लगाना पड़ेगा। यानी हम किसी भी अभिकारक और उत्पाद के आगे कोई भी अंक लगा सकते हैं, हमारी मर्जी हो जो, लेकिन अभिक्रिया अंत में संतुलित होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर जगह छूट रही है, यहाँ पर ये है आपका संतुलित करने का तरीका। जितने एग्जाम्पल आप ट्राई करोगे उतना ही आपके लिए बेटर है। एग्जाम्पल करने के बाद ही आपको समझ में आएगा, बिना एग्जाम्पल ट्राई किए आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम बस दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल आपको करने पड़ेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ आपको, एग्जाम्पल लेता हूँ, ये सभी क्या है आपके एग्जाम्पल। एक और लेता हूँ, देखिए मैं आपके लिए, वो MgO वाला भी दिया था। मैग्नीशियम रिवर को चलाएंगे, क्योंकि सॉलिड में होता है ये, तो चलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस, और क्या बनता है आपके साथ में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। और MgO किस रूप में होता है पता है ना आपको, ये होता है आपका सॉलिड, क्योंकि राख होती है, तो राख देखिए आपने पानी। अब अपन आगे लेते हैं इसको, MgO2 और MgO, ये बन गया। लेकिन फिर भी वही समस्या, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O1 है, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है ना तो द्रव्यमान हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही तो समाप्त कर सकते हैं। हमने उत्पन्न भी कर दिया, समाप्त भी कर दिया, तो नियम भी खंडन हो गया ना। तो नियम को वापस सही करने के लिए हमें इसको संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 करना है। मैंने कहा था आगे कोई भी जगह खाली होती है वहां पर 2 लिख दिया, तो 2 ऑप्शन हो गए। लेकिन फिर वही समस्या, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन साथ में मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो मैग्नीशियम को वापस हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हो गया। यहाँ पर क्या है, हमें मैग्नीशियम को 2 करना था, तो हमने मैग्नीशियम को 4 कर दिया, ठीक है ना। मैग्नीशियम को भी 2 करना पड़ेगा, 2 मिनट वापस शुरू से करते हैं। Mg प्लस O2 क्या बनता है, MgO, ठीक है ना। ये होता है आपका सॉलिड में, ये होता है आपका गैस में, और ये क्या होता है आपका, क्या होता है ये आपके सॉलिड में। और ध्यान रखना, चलाने पर हुआ, चलाते हैं, चलाते पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को, जला रहे हैं अपन, हीट दे रहे, क्या दे रहे, हीट, उष्मा हमें इसको देनी पड़ रही है, तो हीट देने के बाद ये जल रहा है, ठीक है ना। तो जलाने पर लिखना पड़ेगा जलाया है हमने इसको। अब देखो आप जब हमने रिएक्शन करी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था, हमें ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब ऑक्सीजन 2 हो गया, और Mg कितना है यहाँ पर, Mg यहाँ पर 2 हो गया है, क्योंकि आगे यहाँ पर 1 ही था, उसको भी हम 2 कर देंगे। आगे समझ में, कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें पहले से क्या होता है आपका, ये समीकरण संतुलित ही होता है, उसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होता है। हमें देखना होता है कि क्या परमाणुओं की संख्या आगे, अणुओं की संख्या आगे और पीछे दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हमें संतुलित करना है, ये तो हमें संतुलित नहीं करना है। जैसे आपको बताऊं मैं अभिक्रिया, सिर्फ कार्बन यानी कोयला, कोयला होता है सॉलिड में, कोयले को जब हम जलाते हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन कैसे होती है, गैस में, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक, ठीक है ना। और गैस कैसे होती है, बिल्कुल गैसीय अवस्था में। अब देखो आप इसके अंदर क्या हो रहा है, कार्बन 1 था, अगर कार्बन 1 ही है, ऑक्सीजन 2 था, आगे ऑक्सीजन 2 ही है, तो संतुलित करने की आवश्यकता है हमें नहीं, ठीक है ना। इसको आप एक और अभी क्या दिखाता हूं मैं आपको, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना एक स्पेशल अभी क्या आगे दिखाता हूँ, इसको उतार लो। ये अभी क्या काम की है, ये परीक्षा में बार बार आती है, तो याद रखनी है इसको, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। जब लोहे को जल के साथ अभी क्या करा दी,
अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें एक चीज मिलती है, उसे हम बोलते हैं जंग। जंग प्राप्त होती है। उस जंग को हम क्या कहते हैं बताया ना आपको, रस्टिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं रस्टिंग होना। हमारे लोहे की चीजों के ऊपर हर जगह क्या होती है, रस्टिंग हो जाती है। हमें वो रस्टिंग नहीं होने देनी है। उसके तरीके बताऊंगा वो कैसे बच सकते हैं उस रस्टिंग होने से। तो ये जल कहाँ से आया, ठीक है ना। तो अभिक्रिया देखते हैं अपन। सबसे पहले लोहे को बोलते हैं अपन Fe प्लस H2O, और हमें क्या मिलता है उत्पाद के रूप में, FeCO4, और साथ में H2 गैस हमें मिल जाती है, ठीक है। अब इसको अपन देखते हैं, समीकरणों को संतुलित करना सीखते हैं। सबसे पहले तो नाम लिख देते हैं, नाम भी इंपॉर्टेंट है। मैं नाम लिख देता हूँ सबसे पहले। इसको अपन बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं, फेरिक। फेरस से क्या बन गया, फेरिक बन गया। इसको अपन बोलते हैं पानी, H2O, ठीक है ना। पानी बोलते हैं इसको अपन, पानी बोलते, जल बोलते, कुछ भी बोलते। ये क्या आता, फेरिक ऑक्साइड। क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं हमारे सामान्य भाषा में, जंग। और यहाँ पर लाइट में क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस। क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसको आप सब कर लेना, आपके लिए जरा और लिख देता हूँ इसको। ये गड़बड़ हो गई। क्या मिलती है हमें, ये आप समझ लो, ठीक है। हाइड्रोजन गैस मिलती है क्योंकि वातावरण में चली जाती है वापस। अब आप देखना इस समीकरण को संतुलित कैसे करना है। संतुलित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि काम वही आएगा आपके एग्जाम में, सवाल आता है, ठीक है ना। आगे देखिए जगह खाली होती है इनकी, उन जगहों को भरना होता है बस, और देखना है आगे पीछे, यानी कि अभिकारकों और उत्पादों के अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। फिर यहाँ पर देखो लोहा जो है वो कितना है, लोहा यहाँ पर है कि यहाँ पर 3 हो गया, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको बराबर करना है। तो हम इसको क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम कर देंगे 3। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने, 4 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। हम इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। कोई समस्या, ऑक्सीजन 4 हो गया, लोहा 3 हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चीज और हो रही है, हाइड्रोजन को 4 करने के, ऑक्सीजन को 4 करने के चक्कर में हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसे हमें वापस 8 करना पड़ेगा। तो 8 कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर 4 करके। अब देख लो कोई भी कम बढ़ रहा होता है। फेरस कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर भी कितने हैं, 3 है। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 4 दूनी 8। और आपके ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर भी 4 है। समीकरण संतुलित हो गया। इस प्रकार हम आगे पढ़ेंगे अब कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ये हम पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, और फिर हम इस प्रकार से पार्ट को समाप्त कर देंगे अंत में। और कुछ क्वेश्चन आंसर भी होंगे तो मैं करवाऊंगा आपको। अपन टॉपिक क्लियर करेंगे, सबसे पहले सिलेबस कवर करना है। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अंत में जैसे हमें टाइम मिलेगा तो हम लाइव में क्या करेंगे, सभी चैप्टर्स के वन क्लिप बनाऊंगा आपको, एक क्लिप, और उसके अंदर सारे के क्वेश्चन आंसर को मैं एक साथ में करवा दूंगा। तो ये आपके लिए आज के लिए इतना ही। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जैसा आपका मन हो वैसा करो। लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। थैंक यू।